ऐसा फैक्टर जो सॉइल से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं एडेसिव फैक्टर। समझ में आया? ठीक। अब देखिए जो सॉइल की प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टीज वो क्या है? सॉइल का टेम्परेचर, ठीक, सॉइल का पीएच, सॉइल का एरेशन, सॉइल में कितनी एयर है, कितनी पोरस मिट्टी है, एरेशन, ठीक, सॉइल का टेक्सचर, समझ में आया? टेक्सचर का मतलब समझते हैं? रेशियो ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल इन द सॉइल। मिट्टी में सैंड, क्ले, सिल्ट कितनी है? बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है इसमें सैंड बहुत ज्यादा होती है, इसी में क्ले ज्यादा होती है। तो सॉइल के जो अलग अलग टाइप के कण होते हैं उनका रेशियो है, उसको बोलते हैं टेक्सचर। ठीक है, रेशियो ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल। ये सब सॉइल की प्रॉपर्टी है। अब ये किससे डिसाइड होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा सॉइल में? ठीक है, पीएच कम ज्यादा, एयर कम ज्यादा होगी, किससे डिसाइड होता है? लिखेंगे प्रॉपर्टीज डिसाइडेड बाय, डिसाइडेड या डिटरमाइंड मतलब फिक्स बाय, किससे होती है? क्लाइमेट। वहां का क्लाइमेट कैसा, ये स्टार्टिंग की लाइन लिखी गई है, शुरुआत में लिखा है। वहां का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है कि कोल्ड है, क्या है? ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस क्या है? वेदरिंग समझते हैं? चट्टानों का टूटना, चट्टानों का गलना, उसको बोलते हैं वेदरिंग। और उससे मिट्टी का बनना उसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। समझ में आया? सेल का फॉर्मेशन पीडोजेनेसिस, चट्टानों का टूटना वेदरिंग। तो वेदरिंग कैसे हो रही है? स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है? क्लाइमेट कैसा वहां का, इस पर भी वहां की मिट्टी निर्धारित होती है। और दूसरी चीज क्या है? जो वहां की मिट्टी है, जो सॉइल है, वो सेडिमेंटेशन, वो सेडिमेंट है कि वो ट्रांसपोर्टेड है, वो मिट्टी कहीं से उड़ करके आई है या वो वहीं पर बनी है, इस पर भी डिसाइड होता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि वो सॉइल ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंटेड सॉइल, वो सॉइल कैसी है? ठीक है, ये तीन चीजें हैं जिस पर सॉइल की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। तो ये प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होती है? इन चीजों से। ठीक, और सॉइल की ये प्रॉपर्टी क्या चीज डिसाइड करती है कि मिट्टी कैसी होगी? टेम्परेचर, पीएच, एरेशन, टेक्सचर, इन सबसे क्या डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है इनसे। देखिए, प्रॉपर्टी डिसाइडेड, दोनों चीज अलग अलग हैं। सॉइल की प्रॉपर्टी ये है, ये किससे डिसाइड होती है? इन चीजों से कि मिट्टी कैसी होगी। अब जो सॉइल है वो क्या डिसाइड करती है? कैसी सॉइल है उससे क्या डिसाइड होता है? उससे क्या पता लगता है? उससे डिसाइड होता है परकोलेशन, परकोलेशन। ठीक है, और एक वर्ड लिखा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी। ये हालांकि कहा जाए मेनली डिसाइड होता है टेक्सचर से। सॉइल का टेक्सचर कैसा है उससे क्या चीज डिसाइड होती है? पर्कुलेशन। पर्कुलेशन का मतलब समझते हैं? जिस मिट्टी में से पानी बह करके निकल जाए वहां पर्कुलेशन ज्यादा होता है। जैसे सैंड में पानी रुकता है, बालू में, सैंड में पानी रुकता है, बह जाता है पूरा। चिकनी मिट्टी में पानी रुकने की, होल्डिंग करने की क्षमता ज्यादा है ना। जो मिट्टी पानी को ज्यादा होल्ड करती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब उसमें पर्कुलेशन क्या होता है? कम। जैसे चिकनी मिट्टी के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पानी यहाँ से बह करके उतनी स्पीड से आगे नहीं निकल सकता है क्योंकि वाटर को क्या कर लेती है? अपने अंदर होल्ड कर लेती है। उसी जगह अगर बालू होगा, सैंड होगा, सैंड, तो सैंड का पर्कुलेशन क्या है? ज्यादा है। सैंड में से वाटर तेजी से बह जाएगा, इसका मतलब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, वाटर को कम होल्ड करती है, इसलिए पानी ज्यादातर बह जाता है। समझ में आ रहा है?
ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लिखेंगे बोथ क्या है, बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक। अब जो एक लास्ट लाइन पढ़िए, जो समुद्र है या रिवर है या पॉन्ड है, वहां जो बॉटम पर जो मिट्टी होती है, ठीक है, बॉटम पर जो सॉइल होती है, या कह सकते हैं सॉइल डिसाइडेड द वेजिटेशन। जैसी मिट्टी वैसे पौधे उगेंगे। पता है ये चीज? अगर बलुई मिट्टी होगी तो वहां पर पंपिंग्स ज्यादा ग्रो करेंगे, खरबूजा और तरबूज की ग्रोथ होगी। समझ में आया? तो जैसे मिट्टी होती है उसी तरीके का वेजिटेशन होता है उस एरिया में, तो जैसा वेजिटेशन होता है उसी तरीके से एनिमल्स भी होते हैं। जैसे प्लांट रहेंगे उस तरीके के एनिमल्स भी रहेंगे, क्योंकि एनिमल हर प्लांट को तो नहीं खाते ना, हर एनिमल हर प्लांट को नहीं खाता है। तो जैसा प्लांट रहेगा उसी के हिसाब से वहां एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो सॉइल क्या डिसाइड करती है? सॉइल डिसाइड करती है, डिसाइड टाइप ऑफ वेजिटेशन, टाइप ऑफ वेजिटेशन, वहां की वेजिटेशन कैसी होगी। और वेजिटेशन से क्या डिसाइड होता है? डिसाइड टाइप ऑफ फौना। अब फौना क्या है? एनिमल है, और ये वेजिटेशन क्या है? फ्लोरा है। इसको बोलेंगे फ्लोरा। तो सॉइल फ्लोरा डिसाइड करती है। समझ में आया? बस ये पूरा हो गया। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, नीचे का 2 लाइन है, इन दिस टर्म डिसाइड द टाइप ऑफ एनिमल। ये एक्वाटिक एनवायरमेंट में देखा जाए, जलीय एनवायरमेंट में द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स। समझ लीजिए, जैसे जो एक्वाटिक एनवायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, वहां पर जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट का मतलब जो नीचे मिट्टी है, सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंट करना। तो जो वहां सेडिमेंट है मतलब नीचे जो मिट्टी है तली पर, ठीक है, और वो डिसाइड करती है कि वहां पर बेंथिक एनिमल्स कैसे हुए। बेंथिक का मतलब होता है बॉटम ड्वेलिंग, जो बॉटम पर रहते हैं जीव पानी में, चाहे तालाब है चाहे रिवर है, उसको बोलते हैं बेंथिक एनिमल्स। ठीक, लिखा गया है कि sediment characteristic determine the type of benthic animals that can thrive there। thrive का मतलब होता है survive। यहां पर जानवर कौन से जीव सर्वाइव करेंगे, बेंथिक मतलब किस तरीके का बेंथिक एनिमल होगा, ये डिसाइड किससे होता है? सेडिमेंट से। तो अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, इसमें ऐसे स्टेटमेंट बनेगा, द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्वेटिक एनवायरमेंट डिसाइड द टाइप ऑफ द बेंथिक एनिमल्स। ठीक है, ये फिनिश हो गया। इसको ऐसे समरी में लिख लो, सब समझ में आ जाएगा। अगला बढ़ जाए। हाँ, कुछ लिखते तो नहीं है, कुछ लोग लिखा करिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। यहां से नोट होगा फिर आपके पास यही बुक बचेगी, तो कहेंगे याद नहीं हुआ हमको। कहां से याद हो जाएगा बताइए। आगे है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स आपने पढ़ लिए, कितने पढ़े हैं? 4 मेन है, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल और एक और कौन सा? वाटर। 4 पढ़े अभी तक। अब ये एबायोटिक फैक्टर का रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे अगर वातावरण बदलेगा तो हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, हमारी बॉडी क्या प्रतिक्रिया शो करेगी। कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, जब टेम्परेचर बदलता है, जब पानी की मात्रा मिट्टी में बदलती है, ठीक है, और या जब लाइट की चेंज होती है, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी क्या प्रतिक्रिया देती है, यही टॉपिक में पढ़ना है। समझ में आया? रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? यहां पर रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन अगेंस्ट स्टिमुलस। अरे चेंज इन द एनवायरमेंट क्या होता है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में है ना, ये स्टिमुलस पढ़े हैं ना। ये स्टिमुलस के अगेंस्ट में स्टिमुलस क्या है?
कुछ भी हो सकता है स्टिमुलस। स्टिमुलस बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक, लेकिन यहां हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर बॉडी पर क्या असर डालते हैं, और असर डालते हैं तो हमारी बॉडी क्या उनके खिलाफ में प्रतिक्रिया देती है। ठीक, इस रिस्पॉन्स को पढ़ना है। थोड़ा सा बुक में से देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। बहुत सारी हैबिटेट समझ रहे हैं, निवास स्थान, जगह, बहुत सारी हैबिटेट ऐसी होती हैं जो स्ट्रेसफुल होती हैं। स्ट्रेसफुल का मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें हमको स्ट्रेसफुल का मतलब होता है एडवर्स, विपरीत। ऐसा हैबिटेट जैसे हाई टेम्परेचर कहीं है तो कैसी हैबिटेट है? नॉर्मल नहीं है, वो स्ट्रेसफुल है। लो टेम्परेचर है, स्ट्रेसफुल। बहुत कोई लाइट है, स्ट्रेसफुल हैबिटेट हो गया। सूखा पड़ा हुआ, स्ट्रेसफुल हो गया। पीएच ज्यादा है, पीएच कम है, मतलब नॉर्मल से हट के कुछ भी हो, सब क्या होता है? स्ट्रेसफुल। तो स्ट्रेसफुल हैबिटेट से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने बॉडी में कुछ परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यहां एक लाइन लिखा है, हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विथ स्ट्रेसफुल कंडीशन। कोप का मतलब समझते हैं? स्ट्रेस, कोप का मतलब होता है उससे बचना। ठीक है, स्ट्रेसफुल हैबिटेट से अपने आप को बचाना, वो लिखा है कोप। इसमें एक चीज समझिए, एक वर्ड होता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस पूरे में यही समझना। होम्योस्टैसिस क्या है? अपनी बॉडी के अंदर का पूरा एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना, यह है होम्योस्टैसिस। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर की जो स्थिति है वो स्थिर रखना, वातावरण को संतुलित रखना शरीर के अंदर का, ये होम्योस्टैसिस होती है। लिख लीजिएगा, ये है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट अगेंस्ट स्ट्रेसफुल हैबिटेट। अगर एनवायरनमेंट बदल रहा है तो उसके अगेंस्ट में, या कोई हैबिटेट स्ट्रेसफुल है, उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी क्या करती है? मेंटेन करती है अपने आप को अंदर से। जैसे बाहर मान लीजिए टेम्परेचर इस समय अगर ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी ना बदलेगा, जो है 37 वही रहेगा, कितना भी ठंड है, कितना भी गर्मी हो जाए। समझ आया? आपने पानी ज्यादा पी लिया है, एक्सेस वाटर यूरिन के रास्ते बाहर हो जाएगा, बॉडी में जितना वाटर होना चाहिए उतना ही रहेगा। ज्यादा हो जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा। किडनी क्या करती है? होम्योस्टेसिस मेंटेन करा रही है ना। ये कई चीजें हैं इसमें, तो होम्योस्टेसिस उसी को बोलते हैं। शरीर के अंदर का वातावरण बरकरार रखना, बदलते हुए वातावरण में होम्योस्टेसिस। ठीक, अब होम्योस्टेसिस दो तरीके की होती है, नेचुरल भी होती है और एक आर्टिफिशियल भी होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है? जनरली नेचुरल ही होती है सभी की। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टेसिस है, सब में नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर जीव बदलते वातावरण में अपने आप को, अपने शरीर को चेंज नहीं कर पाता है, एडॉप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब यह है, अगर आप एयर कंडीशनर में बैठे हैं तो एनवायरनमेंट क्या है? स्टेबल रहेगा ना। बाहर का एनवायरनमेंट क्या है? स्टेबल है। ठीक, तो हमने आपकी बॉडी अपने आप को मेंटेन की है, लेकिन क्योंकि बाहर आपने वो कंडीशन क्रिएट कर दी है, आर्टिफिशियल। ये लाइन लास्ट में लिखा गया, मैं पढ़ दे रहा हूं, लिखा हुआ है, एट द होम, घर पर, इन कार, वाइल ट्रेवलिंग, आप घर पर हैं या कार में ट्रेवलिंग कर रहे हैं या किसी जगह पर जहां काम करते हैं वहां एयर कंडीशनर लगा हुआ गर्मियों में। ठीक है, और ठंडक में क्या लगा है? हीटर लगा है। समझ में आया? तो ये सब बोल रहा है, पर्सन होम्योस्टेसिस इज मेंटेन नॉट थ्रू द फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल। यहां होम्योस्टेसिस कैसी हो रही है? आर्टिफिशियल चल रही है। ठीक, अच्छा, ये होम्योस्टेसिस जो है, जो मेंटेन की जाती है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये जो
कई तरीकों से होता है, लेकिन इसमें बुक में आपकी मेन दो अभी समझाया गया है। एक है बाई फिजियोलॉजिकल मेथड से, और दूसरा बताइए बिहेवियर से, बाय चेंज इन बिहेवियर। हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके और अपने शरीर की फिजियोलॉजी को चेंज करके होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकते हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल समझ लीजिए, वैसे तो आगे डिटेल में एडेप्टेशन वाले टॉपिक में एक फिर से पढ़ना हमको। ठीक, फिजियोलॉजिकल का मतलब यह है कि अगर जैसे हम जब पहाड़ पे जाते हैं तो हमारी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है कि नहीं, चेहरा लाल होता है ना, अगर कई महीने तक रह जाइए तो गोरे होकर के आएंगे, वहां पे होकर के आएंगे ना, क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम है पहाड़ों पर, है तो ऑक्सीजन कम है, तो उसके लिए आपकी बॉडी क्या करती है, वहां अगर आपको जिंदा रखना है बॉडी को, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, अपनी फिजियोलॉजी चेंज करेगी। फिजियोलॉजी का मतलब समझ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाएगा बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन है कम, और उस ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए आपकी बॉडी आरबीसी ज्यादा कर देती है। ठीक है, हार्ट रेट आपका वहां बढ़ जाता है, जाकर के ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो ये सब आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, ये सब एडेप्टेशन कराया जा रहा है बॉडी के अंदर का वातावरण स्थिर करने के लिए, नहीं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल में क्या आता है, हमने आपको अभी बताया, अगर मान लीजिए आप पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो किडनी एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर कर देती है, ये भी तो फिजियोलॉजी हुई कि नहीं हुई, समझ में आया। और फिजियोलॉजी में क्या आता है, स्ट्रेस कंडीशन में हार्ट बीट का बढ़ना, तो फिजियोलॉजी में। बिहेवियर में, ये इसमें बिहेवियर का मतलब है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, जैसे फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग ठंडक विंटर में और समर में हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन समझ रहे हैं क्या होता है हाइबरनेशन? नहीं पता हूं। समर स्लीप, विंटर स्लीप, सर्दियों में फ्रॉग कहां चले जाते हैं, अंडरग्राउंड, गर्मी में भी अंडरग्राउंड। ये अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, समझ में आया। तो ये बिहेवियर एडेप्टेशन है, चेंज इन द बिहेवियर। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो नाइट में ही विजिट करते हैं, रात में ही घूमते हैं, समझ में आया। वो दिन में विजिट नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो भी बिहेवियर एडेप्टेशन है उनका, समझ में आया। तो देखिए यहां दो है। अब इसके बाद आगे एक टॉपिक दिया है उसको देखिए, लिविंग, और जितने भी जीव हैं फाइलम पूरी तरह से स्टार्ट कर लीजिए, मैमल्स तक चले जाइए, जितने भी जीव हैं वो अपने आप को स्ट्रेसफुल हैबिटेट से, बदलते वातावरण से बचाने के लिए कुछ ना कुछ अपने शरीर में परिवर्तन करते हैं, समझ में आया। जो सबसे पहले एक लास्ट लाइन लिखी गई है, हाउ डू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विथ द सिचुएशन। मैं यहां हेडिंग लिख दे रहा हूं, देखिए इसका लिखिए, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विथ स्ट्रेसफुल हैबिटेट, अगर स्ट्रेसफुल हैबिटेट का मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो जितने भी जीव हैं वो कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे ना अपने शरीर को बदलने के लिए, क्योंकि अगर कोशिश नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। डार्विन की थ्योरी से जो अपने आप को फिट नहीं रख पाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो कैसे जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, कोप का मतलब होता है एस्केप, बचना, ठीक है, एस्केप करना। स्ट्रेसफुल हैबिटेट से अपने आप को कैसे बचाते हैं जब स्ट्रेसफुल या इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो 3 प्रोसेस हैं, इसमें 2 मेन दिया, देखिए पहला है रेगुलेट। रेगुलेट क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक।
रेगुलेट का मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। वो अपने शरीर का पूरा क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को पूरा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अपने शरीर का एनवायरनमेंट पूरा बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर वातावरण में बदलाव हुआ तो उनको बोलते हैं रेगुलेट। ये रेगुलेट प्रोसेस का नाम है, ये प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। और जीव को क्या बोलेंगे, रेगुलेटर, ठीक है। तो रेगुलेट का मतलब ये इसमें होता क्या, ऑर्गेनिज्म मेंटेन होम्योस्टेसिस। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करा देते हैं, ठीक। कैसे कराएंगे, दो तरीके से, या तो अपनी फिजियोलॉजी में चेंज करेंगे या तो अपने व्यवहार में बदल के चेंज करेंगे, ठीक है। बाय चेंज इन फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर। याद रखिए क्वेश्चन ये आएगा कि होम्योस्टेसिस कैन बी मेंटेन बाय, तो कैसे मेंटेन हो सकती है, बाय फिजियोलॉजिकल चेंज एंड बिहेवियर चेंज से, समझ में। अब इस कैटेगरी में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो जो मैमल्स हैं वो सारे मैमल्स इसी में आ जाएंगे। मैमल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, ठीक है। और वेरी फ्यू, बहुत कुछ क्या है, लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एक चीज आपको पता होना चाहिए, वार्म ब्लडेड कौन कौन से हैं, गर्म खून वाले जिसको कह सकते हैं जीव कौन कौन से होते हैं, बताओ जी। बर्ड्स और मैमल्स ही तो हैं। समतापी जिसको कहते हैं, एक होता है असमतापी, जो अपने शरीर का तापमान मेंटेन नहीं कर पाता है, जैसे मेढक हो गया, छिपकली वगैरह हो गया, सांप हो गया, ठीक। तो ये जो है सारे मैमल्स और सारे बर्ड्स, इनमें क्या क्षमता है, ये जो है अपने शरीर का ब्लड वार्म होता है। तो वार्म का मतलब ये नहीं है कि थर्मामीटर लगा दो तो इनका खून गर्म होगा। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है, बताओ। इनका ब्लड बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। बताइए ब्लड बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है, हाँ। बुड्ढों को ठंडी लगती है ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ठंडी लगती है कि नहीं लगती है, और जिनके पास अच्छा खासा ब्लड है उनको ठंडी नहीं लगती है। ऐसा होता है ना, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड रहेगा, ब्लड एनर्जी का फॉर्मेशन कराता है। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, बाहर से आप लेते हैं ऑक्सीजन, खाना खाते हैं जो, उससे बनता है ग्लूकोज। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, जितना ज्यादा ब्लड उतना ही हीमोग्लोबिन तो सफिशियंट रहेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, जितना ज्यादा ब्लड रहेगा उतना ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ड्रैग करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी बॉडी में, ज्यादा एनर्जी बनेगी। रेस्पिरेशन होता है ना, श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गया, और क्या चीज, एम्फीबिया हो गया। तो एम्फीबिया में देखे होंगे मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है ना, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो बॉडी में उनके फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है, समझ में आया। तो जब पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड नहीं जा रहा तो जाहिर सी बात है बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है तो एनर्जी कम बन रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो, ये चीज होती है। तो सभी मैमल, सभी बर्ड्स क्या होती हैं, वार्म ब्लडेड, सब अपनी बॉडी को रेगुलेट करा सकते हैं। और क्या है, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ जो भी क्या है बॉडी को होम्योस्टेसिस करा ले जाती हैं, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स, सभी नहीं है। ये फ्यू लिखा है, फ्यू, वेरी फ्यू इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए, दोनों के लिए है, ठीक। और ये सब मिला के टोटल होता कितना है, 1%। इस धरती पर जितने एनिमल्स हैं 1% में ये सब, ज्यादातर तो इनवर्टिब्रेट्स है ना, समझ में आया।
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, सक्सेस ऑफ द मैमल्स ड्यू टू जो मैमल्स हैं वो इस धरती पर सफल क्यों हुए? क्योंकि वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करा ले जाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो क्या है, सफल है मैमल्स। आगे के पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि ज्यादातर मैमल्स जो होते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करा ले जाते हैं, मेंटेन करा ले जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है। अगर गर्मी होती है समर में, तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सेस स्वेटिंग कराती है, पसीना बहुत ज्यादा होता है। क्यों स्वेटिंग होती है? जबकि गर्मी है तो शरीर का पानी लॉस हो रहा है, तो स्वेटिंग क्यों होती है, शरीर से पसीना क्यों निकलता है? नुकसान भी हो रहा है, शरीर से वाटर लॉस हो रहा, लेकिन फिर भी स्वेटिंग कराना जरूरी है। क्यों? कूलिंग इफेक्ट होता है ना, स्किन क्या रहती है, कूल बनी रहती है, अदरवाइज डैमेज हो जाएगी स्किन। ऐसे ट्रांसपिरेशन का भी है कि वास्कुलर क्यों होता है, नेसेसरी इविल है ना, जरूरी भी है, नुकसानदायक भी है वास्कुलर। इसी तरीके से जब ठंडक होती है तो ठंडक में हमारी बॉडी क्या करती है, क्योंकि शरीर की गर्मी बाहर ना हो जाए, इसको रोकने के लिए शिवरिंग, आदमी शरीर को सिकोड़ करके बैठा रहता है, ठीक है, शिवरिंग होती है। यहां तक हो गया, आगे देखिए। इसके बाद अगला है कन्फर्म। दूसरा क्या है, कन्फर्म। कन्फर्म वाला कन्फर्म नहीं है कि कन्फर्म हो गया, ठीक है, ये कन्फर्म एक प्रोसेस है, समझ आया? मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टेसिस को जो मेंटेन नहीं करा पाता है उसको बोलते हैं कन्फर्मर्स, और जो मेंटेन करा ले गया उसको बोलते हैं रेगुलेटर। तो इस प्रक्रिया में होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होती है, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाता जी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस समझे? होम्योस्टेसिस नहीं मेंटेन करा पा रहा है, लेकिन फिर भी जिंदा है, तो उसके पास और सब तरीके हैं सर्वाइव करने के, समझ में आया? इसमें आपके मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स, एग्जाम्पल क्या है, ज्यादातर एनिमल्स, मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स, 99% एनिमल्स इसी में आते हैं, एंड ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स, जितने प्लांट हैं, क्योंकि प्लांट में ब्लड नहीं होता है तो प्लांट्स होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं करा पाती हैं, और ज्यादातर एनिमल्स 99% ये वाले हैं, ठीक है। सारे इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब मैक्सिमम इन्वर्टिब्रेट्स, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स, समझ में? मेजोरिटी का मतलब लिख सकते हैं मैक्सिमम इन्वर्टिब्रेट, ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट, ठीक है, एंड फ्यू क्या है, वर्टिब्रेट, इसमें आ जाएंगे। अब एक लाइन को पढ़ लीजिए ध्यान से, ये बता रहे हैं कि जब होम्योस्टेसिस का इतना फायदा है, जब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा फायदा होता है तो वो चीज सबको अपनानी चाहिए। भाई जो चीज अच्छी होती है तो उसको सब इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सब इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसा नहीं सबके पास में। यहां पर ये कह रहा है कि जब होम्योस्टेसिस इतनी बढ़िया चीज है कि ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को पूरा मेंटेन कर लेता, टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन करा ले जाएगा, ठीक, सब कुछ, तो ये क्यों नहीं करा पाते हैं? पढ़िए ध्यान से, देखिए। कंसीडरिंग द बेनिफिट, मिला 6वीं 7वीं लाइन है, बेनिफिट ऑफ ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का इतना ही अच्छा बेनिफिट है। वी मस्ट आस्क व्हाई दिस कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर। ये बेचारे रेगुलेटर क्यों नहीं बन पाए? ये रेगुलेटर क्यों नहीं हो पाए? ये अपने आप को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं?
तो प्लांट का तो समझ में आता है, ठीक है, कि प्लांट में ऐसी कोई ब्लड टाइप की मैकेनिज्म नहीं है यहां, लेकिन इनमें तो कुछ ना तो ब्लड होता है ना, उसके बावजूद भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण समझिए कि कन्फर्मर्स क्यों जो है रेगुलेटर नहीं बन पाए, वो नोट कर लीजिए, ठीक है। वाई कन्फर्मर्स बी लाइक रेगुलेटर, वो रेगुलेटर की तरीके से नहीं हो सकते हैं। कारण क्या है? पहला रीजन है जो होम्योस्टेसिस जो मैकेनिज्म है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस, सबसे बड़ी एनर्जी खर्च होती है, समझ में आया? तो पहले लिखिएगा होम्योस्टेसिस इज एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, और सबके बस की बात नहीं है एनर्जी खर्च करना। भाई बनाएंगे तभी तो खर्च करेंगे, उतनी एनर्जी बना नहीं पाते हैं, समझ में आया? दूसरा कारण है जो जीव, देखिए अकशेरुकी जीव ज्यादातर छोटे हैं कि बड़े हैं, ये बताइए। छोटे हैं ना, मनुष्य से बड़े बड़े हैं, लेकिन जो अकशेरुकी हैं, फ्रॉग तो वर्टिब्रेट में आता है, खैर बाकी जो अकशेरुकी हैं वो सब क्या है, छोटे छोटे हैं। तो अभी एक रूल बताएंगे, वर्जमान रूल, ठीक। जिस जीव के शरीर का साइज छोटा होता है उसकी बॉडी से एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ है। एनर्जी अगर शरीर में है तो क्या होगा, तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर ले जाएंगे, लेकिन एनर्जी नहीं है तो होम्योस्टेसिस नहीं कर पाएंगे, बढ़ते वातावरण में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो पहला कारण समझ में आया कि होम्योस्टेसिस एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है। दूसरा कारण समझिए कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट जिसकी आप बात कर रहे थे, या जो कन्फर्मर्स हैं, यहां लिख देंगे कन्फर्मर्स आर जनरली क्या होते हैं, जनरली स्मॉल साइज के हैं, बॉडी साइज छोटा है, और जब बॉडी साइज छोटा होता है तो S/G रेशियो क्या होता है, हाई होता है। ये समझाता हूं इसको, हाई, ठीक, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। बताइए, शरीर से जो कुछ एनर्जी है वो भी चली जाती है, एक तो ये बना नहीं पाते ज्यादा एनर्जी, और जो थोड़ी बहुत एनर्जी रहती भी है वो लॉस कर देते हैं, क्योंकि शरीर का साइज छोटा है। तो कैसे मेंटेन कर ले जाएंगे, कैसे मेंटेन कर ले जाएंगे, होम्योस्टेसिस नहीं कर पाएंगे। अब ये समझना है कि शरीर का साइज छोटा होता है तो शरीर से एनर्जी का लॉस क्यों ज्यादा होता है, ठीक, समझ में आया? अभी मैं 2 रूल बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा, इसको ही रोक दीजिए और एक रीजन समझ लीजिए, तब मैं बता रहा हूं। देखिए, एक लाइन पढ़िए, थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर द स्मॉल एनिमल्स लाइक द श्री एंड हमिंग बर्ड्स। जो छोटे जीव होते हैं, छोटे वाले जीव, ठीक है, उनके लिए थर्मोरेगुलेशन बड़ा कठिन काम है, बड़ी एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बड़ी एनर्जी खर्च होती है तापमान स्थिर रखने के लिए, शरीर के अंदर का तापमान, सीधे बैठ जाओगे, ठीक। ये समझिए 2 रूल हैं यहां पर, यहां रूल लिखिए, रूल फॉर थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन के लिए, थर्मोरेगुलेशन का मतलब समझते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट कराना। एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कराना, ठीक। तो होम्योस्टेसिस में मेन 2 ही होता है, थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तो टेम्परेचर के लिए रूल था, पहला रूल है एलेंस रूल, साइंटिस्ट के नाम पर, और दूसरा रूल है बर्जमान्स रूल। ये वाला शायद ये वाला बुक में समझाया गया है, नाम तो नहीं दिया हो लेकिन समझाया है लाइन में, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, एलेंस और बर्जमान रूल, साइंटिस्ट के नाम पर है रूल ये, इसी में लास्ट में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ये बताया है तुमने, ठीक है, वहीं कहीं बुक में नोट कर लो साइड में।
देखिए बर्जमान रूल क्या कहता है, पहले इसको समझिए क्योंकि ये चीज हम बता रहे थे। ये बताता है स्मॉल बॉडी साइज एनिमल्स रेयरली फाउंड इन कोल्डर एरिया। जो ठंडे स्थान होते हैं, बड़ा ठंडक वाली जगह, वहां जो जीव रहते हैं वह छोटे जीव नहीं सरवाइव कर सकते। हमिंग बर्ड्स कैन नॉट सरवाइव इन द कोल्डर एरिया। छोटी बर्ड है, समझ में आया? जबकि बर्ड में क्षमता होती है कि चिड़ियों में वो अपना मेंटेन करा ले जाती है, वार्म ब्लडेड है, लेकिन फिर भी हमिंग बर्ड को समस्या होती है कोल्डर एरिया में, क्योंकि उसकी बॉडी का साइज छोटा है। ठीक है, तो ये कैसा क्यों होता है? देखिए ये होता है ड्यू टू S/V रेशियो हाई होता है। छोटे जीवों का S/V रेशियो क्या होता है? हाई। अब ये समझिए, देखिए एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, दो सर्किल, दो स्फीयर गोला है, बॉल समझिए, बॉल गेम, ठीक है, एक स्मॉल एक बिग साइज का। इसका S/V रेशियो क्या होगा? ऐसे बना के लिख लीजिएगा, हाई होगा, और इसका S/V रेशियो होगा लो। S/V क्या है? देखिए समझ लो, बाद में लिखना। सरफेस एरिया, जितना भी इस बॉल का जितना सरफेस एरिया होगा और जितना वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, इसमें भी यही काम करेंगे, सरफेस एरिया बॉल का और वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये वैल्यू जो आएगी छोटे वाले की, ये हाई आएगी। मतलब इसमें वॉल्यूम, जो छोटे जीव हैं उनके शरीर में सरफेस एरिया क्या होता है? वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ना? मैथमेटिक्स से, जैसे क्योंकि इसमें बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं कि सरफेस एरिया छोटे स्फीयर का, एक बड़ा स्फीयर है, कंपैरिजन करेंगे तो छोटे स्फीयर में सरफेस एरिया वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा होता है। ये वैल्यू ज्यादा होती है, वॉल्यूम उसके मुकाबले कम होता है। यहां पर क्या है? यहाँ मेन वॉल्यूम है, सरफेस एरिया क्या है? यहाँ कम। जो स्फीयर जितना बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, उसमें वॉल्यूम उतना बढ़ रहा है, उसके मुकाबले सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ रहा है, उतना नहीं बढ़ता है। बढ़ता तो नहीं है, बढ़ेगा, लेकिन उसी स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है। ये ज्यादा है, ये कम है, तो वैल्यू क्या हो जाती है? कम। इसमें सरफेस एरिया ज्यादा, वॉल्यूम कम है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? ज्यादा। S/V ज्यादा। तो बताइए, जब ये रेशियो ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा था तभी तो ये रेशियो ज्यादा आया। तो किसी के शरीर का सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा वॉल्यूम के मुकाबले, तो हीट लॉस ज्यादा होगा? नहीं होगा। हीट कहां से निकलती है? सरफेस एरिया से। शरीर की ऊर्जा इसलिए ठंडक में सिकुड़े रखते हैं ना, सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं हम लोग ना। क्यों? गर्मी में नहीं सिकुड़ रहे, अच्छा खासा हीट निकाले, कोई समस्या नहीं है, ठंडक नहीं है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने शरीर की हीट बाहर हो जाएगी। इसी को बचाने के लिए ये बेचारे कोल्डर एरिया में देखने को नहीं मिलते हैं छोटे जीव, क्योंकि शरीर की गर्मी सब बाहर चली जाएगी, जिंदा नहीं रह पाएंगे। यही है आलिन्स रूल। समझ में आया? ठीक। और दूसरा है बर्जमान रूल। आलिन्स रूल क्या बताता है? जो कोल्ड एरिया है वहां जीव कैसे हैं? छोटे साइज के नहीं होते, मतलब बड़े वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके हाथ पैर जो होते हैं, एक्सट्रीमिटीज, छोटे होते हैं। हाँ बताइए, क्या चीज? हाँ, हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, नहीं पता है। हमिंग बर्ड जो जीव छोटे साइज का है उसमें सब वॉल्यूम के मुकाबले सरफेस एरिया ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि छोटा है। तो S/V रेशियो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा, वॉल्यूम कम है, तो S/V ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा हीट लॉस कर देंगे, क्योंकि सरफेस एरिया से तो हीट लॉस होती है। आ रहा ना समझ में? क्या नहीं आ रहा है? हाँ, तो
ये और देखिए, जो ठंडे इलाके हैं, जो कोल्ड एरिया है, वहां पर अभी मैंने बताया कि जीव कैसे होंगे, बड़े साइज वाले। अरे इधर देख लो, ठंडे इलाकों में छोटा जीव सर्वाइव नहीं कर सकता है, जीव बड़े बड़े होते हैं, पोलर बियर होते हैं ना, छोटे जीव नहीं जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ठीक है, बड़ा जीव है, उसके हाथ पैर और कान कैसे होंगे, छोटे होंगे। अब देखिए, शरीर होना चाहिए बड़ा, लेकिन एक्सट्रीमिटीज छोटा होना चाहिए। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है लेंस, ईयर, ये सारी चीजें, हाथ पैर और कान, ये छोटे होने चाहिए। अब ये कैसे हो गया जी, शरीर बड़ा हम कह रहे हैं, लेकिन हाथ पैर और कान छोटा होना चाहिए अगर ठंडे इलाके में जिंदा रहना है तो। ये बताइए कोई। हेलो जी जी, ठीक ठीक, अरे ठीक है, तब क्या। हाँ हाँ, वो तो बात सही है, और क्या। ठीक ठीक ठीक, हमने कहा एक बार बता दें क्या मैं कहा फोन कर दीजिए, इसलिए ना मैसेज अभी देखता है तो उतना लोड नहीं लेता है। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ठीक है। तो देखिए, ये चीज समझ में आई, कोई आंसर देगा कि ठंडे इलाके में जो शरीर का साइज होना चाहिए, हम कह रहे हैं बड़ा, छोटा तो सर्वाइव नहीं करेगा। कारण क्या बता दिया, लेकिन वो कान और हाथ का छोटा क्यों होना चाहिए, वहां ऐसे भी नहीं काम करता, वहां भी कम करता है, वहां भी काम करता है, लेकिन हाथ पैर और ईयर छोटा होना चाहिए। कारण समझिए, बॉडी लगभग कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। अरे हमारा शरीर में यहां से यहां तक ही तो शरीर है, ये है कि नहीं है। बॉडी या तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होती है, पता है ना शरीर जीव की। ठीक, वहां पर ये वाला मैकेनिज्म काम कर। लेकिन जब कान की बात आती है और लेंस की बात आती है, तो एक्सट्रीमिटीज मतलब लेंस, अपर और लोअर, और ये ईयर, ये फ्लैट है, देखिए है कि नहीं है। इसमें बताइए क्या चीज ज्यादा है, इसमें अगर इसका निकालेंगे तो इसमें वॉल्यूम तो बहुत कम है, मीन तो सरफेस एरिया ना, ये हमारा हैंड बैग, ये देखिए ऐसे है ना, ये इसमें क्योंकि जो चीज चपटी होती है, फ्लैट होती है, वहां सरफेस एरिया मायने रखता है, वॉल्यूम तो बहुत कम होता है उसके मुकाबले। तो बताइए, जो जीव कोल्डर एरिया में रह रहा है, अगर उसके जो है कान बड़े बड़े हो जाएंगे तो और ज्यादा हीट लॉस करा देगा, क्योंकि कान में और हाथ पैर के लिए छोटा होना चाहिए, वहां सरफेस एरिया मायने रखता है, ज्यादा होता है वॉल्यूम के मुकाबले। लेकिन बॉडी में जब बात करेंगे तो बॉडी में वॉल्यूम ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है, छोटे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर यही एलियंस रूल बताता है, लिखेंगे एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मतलब लेंस एंड ईयर ऑफ पोलर एनिमल्स इन कोल्डर एरिया क्या होगा यहाँ, ठंडे इलाके में छोटा कि बड़ा, छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि हीट को, गर्मी को, ठंडा है, ठंडी बहुत है, तो शरीर की गर्मी नहीं निकालनी है बाहर, ज्यादा सुरक्षित रखना है, तो ये सब छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सरफेस मेन है, आर स्मॉल, स्मॉल हो। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज में लिख सकते हैं आप, सरफेस एरिया मेन होता है, सरफेस एरिया क्या है, मेन है यहाँ पर, और यहाँ वॉल्यूम मेन होता है बॉडी में। ठीक, आगे समझ में। तो यहाँ एस अपॉन बी क्या होगा, एस अपॉन बी लो होगा। भाई सरफेस कम होना चाहिए, कम है, जो चाहे उतना ज्यादा हो, जब ऊपर वाली वैल्यू कम है तो ओवरऑल तो कम ही आएगी ना, तो छोटा हो, एस अपन भी कम होना है, जितना ज्यादा एस अपन भी उतनी शरीर की गर्मी बाहर चली गई। तो ठंडक वाले एरिया में एस अपन भी कम होना चाहिए, इससे भी कम हो जाता है, इससे भी कम हो जाता है।
अब एक लाइन देखिए, एक होता है पार्शियल रेगुलेटर, एक होता है कन्फर्म रेगुलेटर। समझे, रेगुलेटर का मतलब जो होम्योस्टेसिस करा ले जाएंगे, जो नहीं करा पाएंगे कन्फर्मर, ठीक है। और एक होता है कि वो पार्शियल रेगुलेटर बोलते हैं। तीसरा है पार्शियल रेगुलेटर्स। ये ऐसे जीव होते हैं जो कुछ हद तक बेचारे कोशिश करते हैं अपने शरीर को मेंटेन रखने की, उसके बाद हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हम अपने शरीर का तापमान और ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जो रेगुलेटर पहले वाले थे वो पूरा करते हैं, कन्फर्मर्स नहीं कर पाते हैं कुछ। ये क्या है, ये पार्शियल है तो रेगुलेटर ये, लेकिन ये अच्छे वाले रेगुलेटर नहीं है। तो लिखेंगे कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन तो करा ले जाते हैं, बट अप टू ए लिमिट, एक सीमा तक ही करा पाते हैं। बियॉन्ड विच दे आर कन्फर्मर्स। उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये कन्फर्मर्स की तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया श्रीव, एक दो एग्जाम्पल और दिया इसमें, कोई जरूरत नहीं है, आएगा तब देखिएगा, ठीक है। अब एक डायग्राम जो ग्राफ बना बुक में, वो ग्राफ आप समझ लीजिए। ये देखिए एक ग्राफ बना था इस तरीके से, ठीक है। इस ग्राफ में इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल लेवल, इस पर लिखा है एक्सटर्नल लेवल मतलब बाहर का वातावरण कैसा है, तापमान कम है कि ज्यादा है, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। और इंटरनल एनवायरमेंट इधर लेंगे, इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक। जो पहला मैंने बताया कौन सा, रेगुलेटर्स की लाइन देखिए ऐसे बनी हुई है, लाल रंग। बाहर जैसा अगर इस पे टेम्परेचर अगर आप लेंगे 0 डिग्री 10, 20, 25, 40, 100 ऐसे लेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाइए। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनके शरीर पर कोई फर्क नहीं है। देखिए सीधी लाइन चल रही है, मतलब इनके शरीर का इंटरनल एनवायरमेंट क्या है, स्टेबल है। अंदर के शरीर का एनवायरमेंट एकदम जो यहाँ जो शुरुआत में जो आपको बोलेंगे 10 डिग्री पर, वही आपका 50 डिग्री पर है ना, एकदम कांस्टेंट चल रहा है। ये लाइन कांस्टेंट बता रही है ना। ये है किसका, रेगुलेटर का ग्राफ, कि बाहर चाहे जो हो जाए अंदर हम बरकरार हैं, कांस्टेंट हैं। और कन्फर्मर्स क्या है, कन्फर्मर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भी अंदर का एनवायरमेंट बदल रहे हैं, ठीक है। इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये ग्राफ क्या डायरेक्टली है, मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अंदर भी बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, बाहर घट रहा है तो अंदर भी, मतलब अंदर के शरीर का तापमान मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसा बाहर वैसा अंदर, बाहर के हिसाब से अंदर का डिसाइड हो रहा है। समझ आया, ये कन्फर्मर्स का ग्राफ, ये है कन्फर्मर्स। और एक पार्शियल रेगुलेटर देख लीजिए, वो ये है, ये इस तरीके से, ये समझ रहे हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक तो रेगुलेटर है, और उसके बाद यहां से अगर आप इधर आ गए और टेम्परेचर कम हो गया, ये देखिए, उसके बाद क्या है, अब ये कन्फर्मर्स, ठीक। कुछ हद तक ये रेगुलेटर होते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये कन्फर्मर्स की तरीके से आ जाते हैं। तो इसको लिखिएगा, ये पार्शियल रेगुलेटर है। इसमें ऐसे ही ध्यान रखिएगा, पूछिए तीनों ग्राफ याद रखिए, ये कन्फर्मर का, ये तीसरा वाला ग्राफ पार्शियल रेगुलेटर का है, रेगुलेटर आ गया जी। अब एक लास्ट में पढ़िए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, देखिए लास्ट में पढ़िए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं
अगर स्ट्रेसफुल हैबिटेट थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय समझ रहे हैं, मान लीजिए तापमान बदला, थोड़े समय के लिए बदला, ठीक है। अगर बाहर का वातावरण थोड़े समय के लिए बदलता है तो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को बचाते हैं, उसको बचाने का तरीका उनका अलग होता है, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, ऐसे लिखिएगा, इफ स्ट्रेसफुल हैबिटेट, अगर जो स्ट्रेसफुल हैबिटेट है, स्ट्रेसफुल हैबिटेट जहां जीव रह रहा है वहां पर जो परिस्थितियां हैं, ठीक, एडवर्स हैं, स्ट्रेस वाली हैं, अगर वो टेम्पोररी है, आर टेम्पोरेरी, टेम्पोररी का मतलब परमानेंट नहीं, थोड़े समय के लिए इन्वायरमेंट बदला, थोड़े समय के लिए, ठीक है। या कह सकते हैं और लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड का मतलब समझते हैं, रीजनल वाइज हैं, जैसे जहां गर्मी हो रही है बगल में थोड़ी दूर पर ठंडक हो रही है, ठीक। लोकलाइज का मतलब एरिया वाइज अगर है तो, जैसे अगर आप इसका एग्जांपल समझिए, पानी जो होता है, पानी वाटर, पानी में जब गर्मी पड़ती है तो ऊपर का पानी गर्म हो जाता है, उसके मुकाबले नीचे का पानी गर्म नहीं रहता है, तो ऊपर तो स्ट्रेसफुल हैबिटेट हो गया, नीचे सही वाली है कि नहीं, तो लोकलाइज हो गया, एरिया वाइज हो गया, ठीक है। लोकलाइज का मतलब एरिया वाइज, और ये क्या है, टेम्पररी है, किसी भी जगह पर है लेकिन थोड़े समय के लिए समस्या है। तो यहां पर जो मैकेनिज्म है वो दो मैकेनिज्म काम करती हैं, ठीक है। टू मेथड्स हैं यहाँ पर, टू मेथड्स फॉर कोप, बचने के दो तरीके, पहला क्या है, माइग्रेशन करेंगे, माइग्रेशन, और दूसरा क्या है यहाँ पर, सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड, ये है स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है, ई, ठीक, सस्पेंड। माइग्रेशन जानते हैं क्या है, ये बर्ड्स में होता है, ठीक। जो बर्ड्स होती हैं, अगर कोई बर्ड कोल्डर एरिया में, ठंडे एरिया में रह रही है, अगर वहां पर टेम्परेचर डाउन हुआ या फूड की, देखिए तापमान जब बदलेगा, कम या ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो पौधे होंगे उन पर भी फर्क पड़ेगा, और पौधों पर फर्क पड़ेगा तो इसका असर जानवरों पर भी पड़ता है। तो जो बर्ड्स होती हैं वो कोल्डर विंटर्स में क्या करती हैं, मूव कर जाती हैं, ठीक है। जैसे एक नेशनल, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैलोडियो, कौन सा दिया है, भरतपुर में, ठीक है, एक नाम लिखा है, देखिए लिखा है, हर साल फेमस क्यूलेडो नेशनल पार्क इन राजस्थान, राजस्थान में क्यूलेडो नेशनल पार्क है भरतपुर में, वहां पर साइबेरिया से बहुत सारी बर्ड्स उड़ करके आती हैं, क्योंकि साइबेरिया कोल्ड कंट्री है, कोल्ड जगह है, यहाँ गर्मी है राजस्थान में, फिर चली जाती हैं, जब मौसम बदला तो वहां पर फिर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एन क्यूलेडो नेशनल पार्क, लिखा ऐसे गया होगा इसमें कि बर्ड्स मूव टू द मोर हॉस्पिटेबल एरिया, जो चिड़िया जाती हैं, अगर कहीं पर बर्ड मूव करके जा रही है अच्छी जगह पर जहां उसको खाना पीना उपलब्ध है, तो वो एरिया बोला जाता है हॉस्पिटेबल एरिया, ठीक है। माइग्रेशन कहां से कहां होता है बताइए, फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट, स्ट्रेसफुल हैबिटेट से अगर कहीं पर माहौल बहुत खराब है, स्ट्रेस है, वहां से माइग्रेशन होगा, और कहा जाएगा, टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, जहां पर एरिया बहुत क्या है, अच्छा है, हॉस्पिटेबल एरिया है, अनुकूल वातावरण है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल वो लिखा गया है, समझ में आया। और ये लिखा है बता रहे, और ये है कि शिमला, वहां चले जाते हैं क्या वो लोग,
शिमला में चले जाते हैं गर्मियों में दिल्ली से, ठीक है, थोड़े समय के लिए। ये भी एक तरीके का माइग्रेशन हुआ। हाँ हाँ, राजस्थान में तो है ही है ये। राजस्थान में गए हैं तो गया है कोई? हाँ, कोई नहीं गया है। मैं आपकी बात जाने की सोचा था, आपकी मैं गया था, मथुरा जा नहीं पाया, क्योंकि ठंडक में वहां जो है वो, जिससे वहां की गर्मी बहुत ज्यादा होती है, फरवरी से ही वहां गर्मी चालू हो जाती है अच्छी वाली। वहां का मौसम दिसंबर और जनवरी जाने लायक केवल बस, और उसके बाद में रात वो ठंडी होती है, नाइट में बहुत जबरदस्त ठंडी होती है वहां पर। दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी। कारण क्या है? जो रेत होता है ना, रेत जो है धूप पड़ने बहुत गर्म हो जाता है और रात में उतना ठंडा आता है। फिर वो है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक, है ना। पुराने जमाने का अगर देखना है तो वहां देखिए, और उससे भी देखिए घूमते रहना चाहिए। उससे भी अच्छा है तो आप साउथ चले जाइए, अगर आपको बढ़िया कल्चर देखनी है ना तो साउथ चले जाइए। वहां कल्चर देखने में बहुत अच्छा लगता है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ? एक बार जाके देखेंगे ना, अगर एक बार जाएंगे ना तो फिर दोबारा जाने का मन करेगा, लेकिन इतनी जल्दी जादू नहीं मिलता है, लॉन्ग डिस्टेंस है थोड़ा सा। शुद्ध शाकाहारी, अच्छा, अच्छी चीज। गया है, बता नहीं रहा है, गया है। साउथ में चले जाएंगे ना, अगर हिंदी बोल रहे हैं ना तो भूखे मर जाएंगे वहां पर, और क्या। मैं गया था, जैसे भाई हम लोग तो इंग्लिश बोल रहे हैं, वहां ऑटो वाले भी इंग्लिश समझते हैं, रिक्शे वाले भी इंग्लिश समझते हैं, भले बोलना पाए समझते सब हैं। तो मैं एक जगह गया, रामेश्वरम गया था, तो हाँ वहां बनाना था केला, तो हमने उससे लेडीज बैठी थी, एकदम फुल्ली देहाती थी वो। हमने कहा कि अंग्रेजी में बोला, कितने का रेट पूछा, तो वो नहीं समझ पा रही है। जैसे यहाँ की अगर फुल्ली देहाती है, कोई तो हिंदी नहीं समझ पाता वो, है ना। तो कोई भोजपुरी बोल रहा है तो हिंदी समझने समस्या होती है, तो वो तो ना अंग्रेजी समझता है, ना वो हिंदी समझता है, वो तेलुगु समझे, वो तमिल। तो उसने सारा किया, केला उठाया देखो इतना, और रुपया बांट उठाया देखो इतना, ठीक है, मतलब इशारा किया इतने रुपए में इतना बांट उठा करके इतना मिलेगा आपको। वाह भाई वाह, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। हाँ, हमारे एक बच्ची स्कूल में तमिल बोल लेती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी आदत ताजा हो जाती है जब वो बोलती है तमिल। छोटी सी है और तमिल बोलती है, वहीं की रहने वाली है, काफी समय रही है। देखिए ये हो गया, माइग्रेट समझ में आ गया। आगे देखिए, इसके बाद सस्पेंड लिखा हुआ है। तो सस्पेंड का मतलब होता है कि अगर एनवायरमेंट एडवर्स है तो अपनी जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचयी क्रियाएं हैं, वो थोड़े समय के लिए क्या कर दी जाए, रोक नहीं दी जाए। रोक देंगे तो मर जाएंगे। मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देना। जैसे फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग, वो फ्रॉग जब जाता है विंटर या समर में, जब अंडरग्राउंड जमीन के नीचे बिल में जाता है, तो उस समय वहां खाना पीना उपलब्ध नहीं होता उसके लिए। ये बात जानते हैं ना। जब फ्रॉग बाहर रहता है पॉन्ड में तो बहुत अच्छा इंसेक्ट अवेलेबल है, लेकिन वहां इंसेक्ट उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो वहां जाकर के सो करके लेटा रहेगा, आराम से इंतजार करेगा कि मौसम थोड़ा सा ठीक हो, मैं बाहर निकलूं। तो अपनी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आप बहुत ज्यादा तेज चलेंगे तो आपको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, और आराम से लेटे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एनर्जी खर्च करेंगे तभी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लेने की, खाने की। वही काम है कि मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर सस्पेंड में ऑर्गेनिज्म स्लो डाउन कर देते हैं, स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म। क्यों स्लो डाउन कर देते हैं? क्योंकि एनवायरमेंट स्ट्रेसफुल है भाई, बचने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर की एनर्जी चली जाएगी। एंड स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में ऐसा करते हैं।
अब एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए पहला एग्जाम्पल है जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ऐसे लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, लोअर प्लांट्स पढ़े हैं आपने, एल्गी वगैरह, लोअर प्लांट्स हो गए। ये क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कराते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। भाई देखिए फंगस इस समय नहीं दिख रहा है, बारिश आएगी सारे फंगस दिखने लग जाते हैं हर जगह जगह। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस समय फंगस ने अपने स्पोर बना लिए। अपना अस्तित्व बचाने के लिए फंगस क्या करता है, जब बहुत गर्मी होती है, बहुत ठंडी होती है, तो स्पोर के रूप में अपनी बॉडी में स्पोर बना लेते। स्पोर बनता है जी, तो स्पोर एयर में टहल रहे हैं। अब जैसे ही इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा, जैसे ही बारिश आएगी तो फंगस के स्पोर ग्रो करेंगे, फंगस बना देंगे। तो विपरीत इन्वायरमेंट से बचाने के लिए कुछ जीव क्या करते हैं, स्पोर बना लेते हैं, एल्गी बना लेती है, फंगस है, बैक्टीरिया हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक, बैक्टीरिया में स्पोर सुने हैं, बैक्टीरिया में स्पोर सुने हैं। कुछ बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, एंडोस्पोर बनता है, बैक्टीरिया के अंदर बनता है स्पोर, एंडोस्पोर। बैसिलस एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। दूसरा है, देखिए कुछ इसमें अगला एग्जाम्पल जो है हायर प्लांट सीड। जो हायर प्लांट्स हैं, जो हमारे प्लांट दिख रहे हैं, हायर प्लांट, ये जो पौधे दिख रहे हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, सीड बनाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हुई, बहुत मौसम बदला, ऐसा कुछ हुआ तो प्लांट तो खत्म हो सकता है, लेकिन प्लांट जब सीड बना लेता है तो सीड जानते हैं कि सुरक्षित करके रखा जा सकता है। सीड डोरमेंट कंडीशन में भी पड़ा रहता है, ठीक है। टेम्परेचर है, बदलते टेम्परेचर के लिए तो सहन कर लेता है, कितनी भी गर्मी कितनी भी ठंडक हो तो सीड में कोई समस्या नहीं आने की, ठीक। तो स्ट्रेसफुल हैबिटेट में बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, सीड बनाते हैं। ये स्पोर बनाते थे और ये क्या बनाएंगे, सीड फॉर्मेशन करेंगे। तो इनमें सीड फॉर्मेशन, एक वर्ड होता है पैरिनेशन, सुने हैं, पैरिनेशन। पैरिनेशन का मतलब एडवर्स एनवायरनमेंट से बचने के लिए प्लांट अपनी बॉडी में जो जो चेंज करता है, ठीक। जैसे बनाना में जो राइजोम होता है ना, वो पैरिनेशन। बनाना पूरा खत्म हो जाएगा, राइजोम पड़ा रहेगा, ठीक। तो ये पैरिनेशन है, सीड फॉर्मेशन करते हैं। एनिमल्स क्या करेंगे, एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए एनिमल्स वो क्या करेंगे, देखिए एनिमल्स या तो हाइबरनेशन करेंगे या तो एस्टिवेशन करेंगे, ठीक है। एनिमल्स में या तो हाइबरनेशन होगा, हाइबरनेशन, और या तो क्या होगा, एस्टिवेशन। जैसे स्नेक हुआ, लिजार्ड हुआ, फ्रॉग हुआ। बहुत ठंडी हो गई, बहुत विंटर है और समर है, तो विंटर हमेशा नहीं रहती है, विंटर एक टेम्पोररी सिचुएशन है ना। क्या लगातार विंटर रहती है, नहीं, समर थोड़े समय के लिए आती है। तो विंटर या समर में ऐसे जीव क्या करते हैं, हाइबरनेशन करा लेते हैं, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। और फिर मौसम जब तय हो गया तो बाहर आ जाते हैं, ठीक। कुछ जो जीव हैं, एक तो ये हो गया, ये फ्रॉग वगैरह हम देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद में एक लाइन को समझ लीजिए, लिखा है जिसमें हाइबरनेशन या एक्टिवेशन होगा, जिसमें भी, ध्यान सुनिएगा, जिसमें हाइबरनेशन या एक्टिवेशन होता है, ठीक। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन द टाइम। ये बताइए किसी को, एस्केप इन द टाइम क्या होता है? एस्केप इन टाइम बुक है ना बुक में? नहीं लिखा है, familiar case of the bears going into the hibernation during the winter, example of escape in time। जो बियर होते हैं वो विंटर्स में चले जाते हैं हाइबरनेट करने, ठीक है, या फ्रॉग हाइबरनेशन में जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम है। एस्केप का मतलब बचना, टाइम का मतलब समय, ठीक है। समय के अकॉर्डिंग अपने आप को जैसे
टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप ही क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जैसा टाइम चेंज, विंटर का टाइम है तो चलेगा अंडरग्राउंड, समर है तो अंडरग्राउंड चलेगा, स्केप इन टाइम होता है। जो प्लैंक्टन्स में एक चीज याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को लिखिएगा एन, इसी को लिखिएगा एन। जो प्लैंक्टन्स का मतलब समझते हैं, प्लैंक्टन्स, बताइए क्या है ये? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, बताओ जी क्या है? हाँ बताइए, इससे पूछ रहा हूं, जो प्लैंक्टन्स क्या है? हाँ बताओ, हाँ बोल दो, नहीं पता है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट है कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है? एनिमल्स है। जू का मतलब ही एनिमल्स होता है, ठीक बढ़। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो आंख से नहीं दिखते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। प्लैंक्टन्स का मतलब होता है तैरने वाले जीव, ठीक। और तो ये माइक्रोस्कोपिक क्या है, एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। तो जो प्लैंक्टन्स क्या करते हैं, जब समर होती है, गर्मी होती है, तो अपने आप को बचाने के लिए बॉटम पर चले जाते हैं, ओशियन में नीचे चले जाते हैं, ठीक है। डायापॉज कर लेते हैं, डायापॉज एक वर्ड लिखा गया है, ये क्या करते हैं, डायापॉज। डायापॉज का मतलब यही है कि मेटाबॉलिज्म को थोड़े समय के लिए पॉज कर देना, स्लो डाउन कर देना, ठीक। स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट लिख सकते हैं। डायापॉज क्या है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो इतना ही याद रखिएगा, जू प्लैंक्टन में डायापॉज होता है। डायापॉज क्या है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, सस्पेंड करा देते हैं अपनी मेटाबॉलिज्म को। यहां तक हो गया? नहीं, प्लैंक्टन्स का मतलब होता है जो फ्लोट करता है, ठीक। और फाइटोप्लैंक्टन जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जो प्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक एनिमल। अच्छा, क्या नाम है इसका? तो मछलियां इसी को तो खाती हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन इन्हीं को तो मछलियां खाएंगी, यही खाती हैं, समझ में आया? अब मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं, तब मैं आगे एडेप्टेशन अगली बार पढ़ाऊं। बोलिए, 15 मिनट बचिया है, हाँ कुछ क्वेश्चन देख लें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। टाइम तो इतना है कि अभी हमारे पास लगभग 25 दिन क्लास चलाने हैं कम से कम। और सिलेबस कितना बचा है, अगला चैप्टर 3 दिन, उसके अगला चैप्टर 3 दिन, 2 चैप्टर बचे हैं, 3 दिन। इस चैप्टर में अगर तेज पढ़ा लेंगे तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में, अगर तेज पढ़ा दिए दिन में, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो 3 3 6 2 8 और जेनेटिक्स से मुश्किल से 5 दिन, 12 दिन में सिलेबस फिनिश। लेकिन अभी हमारे पास 25 दिन क्लास चलानी है, तो इसके बाद रिवीजन करा दिया जाएगा बच्चे का। तो क्या कह रहे हो बताओ जी, कुछ कह रहे हैं? अरे ठीक है, आज इतना पढ़ ली हो ना, 15 मिनट तो क्वेश्चन कर लो कि नहीं करना, ये भी कर लीजिए ना, ज्यादा बोर हो जाएंगे। हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, मैं आगे अगर क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन समस्या ये क्यों नहीं हट रहा, कहाँ गया, बोलो जी। इसी महीने में खत्म, इस महीने के बाद क्लास ही नहीं चलने हैं, इस महीने के बाद क्लास ही नहीं चलने हैं। और एंड पॉपुलेशन इस महीने के लास्ट क्लास 31। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा इसमें, बताओ जी, टॉपिक वाइज मिलेगा, बताओ कहां मिलेगा? ये तो अभी पूरा वैसे ओपन हो जाएगा कि टॉपिक वाइज है, इसमें नहीं है तो वो वाले में देखें, टॉपिक वाइज मिलता है। उसी पर आगे वो नीट प्रेप कहां गया,
ये ना, इसमें मिलेगा शायद, इसमें मिलता है टॉपिक वाइज। अब बताइए कहां से मिलता है। यहाँ के दिख रहा कुछ? ये ले लें, कोई भी बताइए, जो आप बताइए इसमें। अगर कहीं टॉपिक वाइज दिख रहा हो तो वो बताइए, नहीं तो ऐसे ही चला दें हम, जो ये दिख रहा है ऐसे चला दें। बताइए ये बताइए ऑब्जेक्टिव असर, ये तो वो है क्वेश्चन का टाइप, ये करेक्ट हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। सेट में ऑर्गेनिज्म पास्ट ईयर आ जाएगा, स्टूडेंट टॉपिक ओल्ड है, ये सब ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं है। चलो पास्ट ईयर से देख लीजिए, जो उसमें ओपन होता है वो इसमें ओपन हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन वही है। लॉगिन नहीं करेंगे तो इससे बढ़िया तो हम उसी पे चल रहे ना, क्या फायदा लॉगिन करने से। जब डायरेक्ट आंसर वहां देखना है तो वहीं देख लीजिए। ये आ गया, सही है ना। इकोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे बढ़िया एकदम। देखिए अच्छा, यहाँ से इसीलिए तो नहीं ओपन हो रहा। इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपकी में ये एपीफाइट्स है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये भी छोड़िए, जो आपने कर लिए हैं वो व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं हो रहा? कहने क्लोज हो रहा है। हाँ, यहां से ये हमको लग रहा है ये सब ज्यादातर क्वेश्चन आगे से ले लिया इन्होंने। क्या कह रहे हैं, वो न्यू वाला क्वेश्चन दे दिया सब इन्होंने। कोई बात नहीं। हाँ बताओ। हाँ हाँ, यहाँ से आगे बताइए कौन सा। ये तो चैप्टर खुला है, ये चैप्टर है, वो देखो आ रहा है। बताइए